अगर यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए का करप्शन हुआ है तो ये पैसा आपकी जेब से लूटा गया है। अडानी ग्रुप और उसके पार्टनर्स ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान बनाया और यहाँ पर 1750 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर करी जाती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ एग्जैक्टली लिखा था कि किस स्टेट या रीजन के कौन से अधिकारी को रिश्वत ऑफर करी गई, कितनी रिश्वत ऑफर करी गई। यहाँ रिश्वत का पर मेगावाट रेट तक लिखा हुआ था। सागर अडानी के इन नोट्स को यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने ब्राइब नोट्स का नाम दिया है। इस बार सिर्फ कोई नया आरोप या कोई नई रिपोर्ट नहीं थी, इस बार सीधा अरेस्ट वारंट था। नमस्कार दोस्तों, 20 नवंबर 2024 अरबपति बिजनेसमैन गौतम अडानी के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन था। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें सिर्फ अच्छी खबर सुनने को मिली थी। उनकी कंपनी ने बॉन्ड्स बेचकर $600 मिलियन रेज कर लिए थे। इससे पहले हालांकि इनके खिलाफ एक से बढ़कर एक आरोप लगे थे। कहीं पर कोयले घोटाले का आरोप, कहीं पर लैंड स्कैम का आरोप, तो कहीं पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट। लेकिन इन सब से ये किसी न किसी तरीके से बचकर निकल लिए थे। उनके नजदीकी एक आदमी के हिसाब से शाम को रिलैक्स होने के लिए ये अपनी वाइफ के साथ कार्ड का गेम खेलते हैं और उसके बाद सोने चले जाते हैं। लेकिन सुबह के करीब 3 बजे इन्हें खबर सुनने को मिलती है, इनके लिए साल की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर। An arrest warrant has been issued against Gautam Adani. The Adani Energy Group has been charged in the United States over an alleged multi-billion-dollar bribery scheme. इस बार सिर्फ कोई नया आरोप या कोई नई रिपोर्ट नहीं थी, इस बार सीधा अरेस्ट वारंट था। इस बार अमेरिका में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट ने इन पर आरोप लगाया 2000 करोड़ से ज्यादा की करप्शन और रिश्वतखोरी का। न्यूयॉर्क में अब इन्हें इंडाइट कर दिया गया है। इंडाइटमेंट क्या होता है? ये इंडिया में चार्जशीट के इक्विवेलेंट होता है। तो अडानी के खिलाफ निकली ये जो चार्जशीट है, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें एग्जैक्टली क्या लिखा गया है और क्या नए आरोप अडानी के ऊपर लगाए गए हैं और इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है, देश में रहने वाली आम जनता को क्या नुकसान हो रहा है, आइए समझते हैं गहराई से आज के इस वीडियो में। अडानी पर लगाए गए आरोपों की लिस्ट इतनी लंबी है दोस्तों कि शायद ही कोई होगा जिसे पूरी लिस्ट याद हो। 10 साल पुरानी इस खबर को देखिए। मोदी के गुजरात में अडानी की कंपनियों को जमीन सबसे सस्ते दामों में मिली। टाटा जैसी कंपनीज ने जहां एक तरफ ₹1000 पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा का दाम दिया था, अडानी को ₹32 पर स्क्वायर मीटर के दाम में जमीन मिल गई। फिर 2015 की एक खबर देखिए। सीएजी रिपोर्ट ने बताया कि फॉरेस्ट लैंड की गलत क्लासिफिकेशन करने की वजह से अडानी की कंपनी को 58 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। फिर 2021 की एक खबर देखिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने रेड फ्लैग्स रेज किए थे अडानी के पास 6 एयरपोर्ट्स बेचे जाने से पहले। इसके अलावा ढेरों शेल कंपनियां बनाकर टैक्स इवेजन करने का आरोप है। एक बड़े कोयले घोटाले का आरोप है। श्रीलंका में पोर्ट प्रोजेक्ट के घोटाले का आरोप है। और ये सब तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने से पहले की बातें हैं। एग्जैक्टली क्या ये आरोप थे, कितने हजारों करोड़ रुपए के नुकसान की यहाँ पर बात हो रही है, इस सब की बात मैंने इस वीडियो में करी है, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो सीधा आ जाते हैं अमेरिका के इस नए केस पर, जिसकी शुरुआत होती है जून 2020 में। जून 2020 में गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी और उनकी पार्टनर कंपनी एज्योर पावर ग्लोबल को अब तक का सबसे बड़ा सोलर डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक सरकारी कंपनी है, पीएसयू है, जो हमारी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है। इसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया अडानी ग्रीन एनर्जी को 8 गीगावाट बिजली सप्लाई करने के लिए और एज्योर पावर ग्लोबल को 4 गीगावाट बिजली सप्लाई करने के लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से दोनों कंपनीज आने वाले सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने वाली थी। ये अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि इस कंपनी का अब तक का टोटल रेवेन्यू ही सिर्फ $50 मिलियन के आसपास रहा था और अभी तक कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ था। इस कंपनी को गौतम अडानी के नेफ्यू सागर अडानी चलाते थे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम यह थी कि जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें बिजली का दाम काफी ज्यादा था, तो खरीदने वाला कोई नहीं था बिजली को। बात क्या है कि ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये एक इंटरमीडिएरी का काम कर रहा था। ये अडानी से बिजली खरीदते और अलग अलग स्टेट्स को बेच देते। देश के अलग अलग राज्यों में जो बिजली कंपनियां थी, उन्हें लगता था कि सोलर एनर्जी के प्राइसेस फ्यूचर में कम होंगे और वो अडानी को ज्यादा दाम पर फ्यूचर में बिजली खरीदने का कमिटमेंट नहीं देना चाहती थी। और यहां अगर कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी मैं आपको आगे यहाँ पर बताने जा रहा हूं दोस्तों, मैं खुद के मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूं, ये सब कुछ यूएस प्रोसिक्यूटर्स की इंडाइटमेंट में लिखा हुआ है।
इस चार्जशीट में लिखा हुआ है और इस चार्जशीट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अगर आपको खुद से कुछ वेरीफाई करना हो तो। उसके अलावा लाइन बाय लाइन सोर्सेज के लिए रिसोर्स डॉक्यूमेंट का लिंक तो हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में है ही। तो इस इंडाइटमेंट के हिसाब से 2020 के आसपास अडानी ग्रुप और उसके पार्टनर्स ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान बनाया। प्लान सिंपल था, सरकार में बैठी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को रिश्वत दो और उसके बदले उनसे ये बिजली खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ ताकि वो हमसे बिजली खरीदे ज्यादा दाम पर। इस इंडाइटमेंट में 3 बड़े आरोप लगे हैं। पहला है रिश्वत देने का आरोप, दूसरा है एविडेंस डिस्ट्रॉय करके इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने का आरोप और तीसरा है इन्वेस्टर से झूठ बोलकर और उनको मिसलीडिंग फैक्ट्स देकर उनके साथ फ्रॉड करने का आरोप। यहां लिखा गया है कि सागर अडानी और एज्योर के सीईओ रंजीत गुप्ता ने इस प्रोजेक्ट में हो रही डिलेज को डिस्कस किया और व्हाट्सएप पर इस बारे में बातचीत की। कुछ एग्जैक्ट व्हाट्सएप मैसेजेस का यहां पर जिक्र किया गया है, जैसे कि 24 नवंबर 2020 को एज्योर के सीईओ रंजीत गुप्ता ने कहा कि लोकल पावर कंपनीज को मोटिवेट किया जा रहा है। इस पर सागर अडानी ने जवाब दिया, यप बट दी ऑप्टिक्स आर वेरी डिफिकल्ट टू कवर। इसके बाद 25 फरवरी 2021 जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ की डील्स को लेकर सागर अडानी ने रंजीत गुप्ता को कहा कि हमने इन डील्स को एक्सेप्ट कराने के लिए इंसेंटिव्स डबल कर दिए हैं। इंडाइटमेंट में कहा गया है कि जुलाई 2021 में सागर अडानी ने ओडिशा में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को 500 मेगावाट्स बिजली खरीदने के बदले लाखों डॉलर्स की रिश्वत ऑफर करी। इसके बाद अगस्त 2021 में गौतम अडानी की आंध्र प्रदेश सरकार की एक ऑफिशियल से मीटिंग होती है और यहां पर 1750 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर करी जाती है। इस पैसे के बदले कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश की सरकार को अडानी से बिजली खरीदने के लिए राजी कर लो। इसके बाद लिखा गया है कि दिसंबर 2021 तक आंध्र प्रदेश की सरकार बिजली खरीदने को राजी हो जाती है। बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी छोटे छोटे अमाउंट्स में बिजली खरीदने को राजी हो गई थी। इसमें ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ शामिल थे। इस समय ओडिशा में बीजेडी की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का रूल चल रहा था, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की। इंडाइटमेंट में लिखा है कि लगभग 2029 करोड़ रुपए की कुल मिलाकर रिश्वत दी गई थी। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जो बीजेपी रूल स्टेट्स थी उस वक्त, क्या वो बिना रिश्वत लिए ही महंगे दाम में बिजली खरीदने को तैयार हो गई थी अडानी से? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें मनाने के लिए सिर्फ एक फोन कॉल लगी हो। 14 दिसंबर 2021 को गौतम अडानी कहते हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज में से एक होगी। वी आर ऑल्सो एमिंग टू रीच 45 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। यहां एकदम से अडानी ग्रीन और एज्योर की किस्मत पलट गई थी और इससे मार्केट में इन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में तरह तरह के स्पेक्यूलेशंस उठने लगे। इसके बाद ही होता है कि अमेरिका का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन इस पर जांच करनी शुरू करता है। शॉर्ट में कहा जाए SEC। 17 मार्च 2022 की बात है कि SEC ने एज्योर को एक जनरल इंक्वायरी लेटर भेजा जिसमें इन्होंने रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सवाल पूछे और साथ में यह भी पूछा कि क्या इन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए फॉरेन ऑफिशियल्स ने किसी चीज की डिमांड की थी। अब इसके अगले महीने इंडाइटमेंट के पॉइंट नंबर 55 में देखिए क्या लिखा है। गौतम अडानी और एज्योर के लोगों की एक मीटिंग होती है जिसमें अडानी के लोग एज्योर से रिश्वत में उसका हिस्सा मांगते हैं जो 638 करोड़ रुपए था। वैसे इस तरीके के लीगल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने और समझने का सबसे बढ़िया तरीका है चैट जीपीटी जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल करना। इस पूरे इंडाइटमेंट के PDF को आप सीधा चैट जीपीटी पर अपलोड करके इसकी समरी मांग सकते हो या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट को लेकर काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। पॉइंट नंबर 64 पर आ जाओ। एज्योर के लोगों ने अडानी को रिश्वत के पैसे देने की जगह उसकी कंपनी को इसी प्रोजेक्ट का 2.3 गीगावाट का कॉन्ट्रैक्ट देने का डिसाइड किया। यहां जो आपसी बातचीत हो रही थी एज्योर के लोगों के बीच में, ये एक दूसरे से बात करते वक्त कोड नेम्स का इस्तेमाल करते थे। गौतम अडानी के लिए SAG, मिस्टर A, न्यूमेरो उनो या द बिग मैन जैसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते थे और विनीत जैन के लिए V, स्नेक या फिर न्यूमेरो उनो -1 जैसे कोड नेम्स का इस्तेमाल करते थे। इसी बीच अडानी की कंपनीज इंटरनेशनल बैंक्स और US इन्वेस्टर्स से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन्स लेती रही। 2021 से 2024 के बीच में 4 अलग अलग फंड रेजिंग ट्रांजैक्शंस में अडानी की कंपनीज ने इन्वेस्टर डॉक्यूमेंट्स भेजे जिनमें वो कह रही थी कि हमने कोई रिश्वत नहीं दी। अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है। 17 मार्च 2023 जब सागर अडानी अमेरिका में जाते हैं तो FBI एजेंट्स वहां पर उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज कर लेते हैं। सागर अडानी को एक सर्च वारंट की कॉपी और ग्रैंड ज्यूरी सबीना दे दिया गया।
सबीना क्या है, हम इसे बेसिकली इस तरह समझ सकते हैं कि ये कोर्ट के सामने पेश होने का समन है। इसमें लिखा था कि यूएस गवर्नमेंट अपने फ्रॉड के कानूनों और फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट की वायलेशंस की जांच कर रही है। 18 मार्च 2023 यूएस प्रोसिक्यूटर्स के हिसाब से गौतम अडानी ने इन सर्च वारंट और सबीना के हर पन्ने के फोटोग्राफ्स खुद को मेल किए। यहां एग्जैक्टली लिखा था कि किस स्टेट या रीजन के कौन से अधिकारी को रिश्वत ऑफर करी गई, कितनी रिश्वत ऑफर करी गई और उसके बदले में कितनी बिजली खरीदी जाएगी। यहां रिश्वत का पर मेगावाट रेट तक लिखा हुआ था। इसमें लिखा है कि सागर अडानी ने जितनी भी रिश्वत दी उसके नोट्स बनाकर रखे हुए थे। इसके अलावा यह इंफॉर्मेशन भी मौजूद है कि हर स्टेट के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में यह रिश्वत किस तरह बांटी जाएगी। सागर अडानी के इन नोट्स को यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने ब्राइब नोट्स का नाम दिया है। इसके बाद भी 5 दिसंबर 2023 अडानी की कंपनियां 1.36 बिलियन डॉलर्स के लोन्स लेती हैं और इन्वेस्टर्स को अपनी एंटी ब्राइबरी प्रैक्टिसेस के बारे में झूठ बोलती हैं। पॉइंट नंबर 114 में देखिए क्या लिखा है। 2021 से 2024 के बीच जो अडानी ग्रीन की एनुअल रिपोर्ट्स निकली थी उनमें ये अपनी एंटी ब्राइबरी प्रैक्टिसेस के बारे में लिखते थे। ये चीज सरासर झूठ और मिसलीडिंग थी। 15 मार्च 2024 का ब्लूमबर्ग का यह आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि यूएस रिश्वत देने के मामले में अडानी को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इसके जवाब में अडानी ग्रुप ने कहा कि हम हमारे चेयरमैन गौतम अडानी को लेकर किसी भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में अवेयर नहीं है, जबकि सच बात यह है कि उनको साल भर पहले ही ग्रैंड जूरी सपोना मिल गया था। 24 अक्टूबर 2024 ब्रुकलिन के फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ एक सीक्रेट ग्रैंड जूरी बिठा दी और यह चीज पब्लिक होती है करीब 1 महीने बाद 20 नवंबर 2024 को, जब पूरी दुनिया को इस खबर के बारे में पता चल पाता है। Indian billionaire Gautam Adani and 7 other senior executives are indicted by the Justice Department. एनर्जी प्रोजेक्ट्स पाने के लिए बड़ी रिश्वत, बड़ी ब्राइबरी देने का आरोप यहाँ पर लगाया गया है। टोटल में गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन को इंक्लूड करके 8 लोगों पर चार्ज लगा है। 31 अक्टूबर को जज रॉबर्ट लेवी के द्वारा इनका अरेस्ट वारंट भी अनसील कर दिया जाता है, जिसमें अरेस्ट वारंट्स निकले हैं गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ। अगली स्टेप यहां पर यह है कि यूएस गवर्नमेंट ये अरेस्ट वारंट्स देगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया को, लेकिन ये अभी तक किया नहीं गया है। इसके रिस्पांस में 21 नवंबर को मीडिया रिलीज आता है अडानी ग्रुप की कंपनीज की तरफ से, जो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद है। ये कहते हैं कि इन आरोपों को गलत साबित करने के लिए वो सारे लीगल रास्ते लेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये देखनी है कि जिन स्टेट गवर्नमेंट्स का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है इन एलिगेशंस में, उनका क्या कहना है। सबसे बड़ी डील यहाँ पर एलिजिडली आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ थी, जिसके उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे जगन मोहन रेड्डी। उनका कहना है इस मामले को लेकर कि अडानी का मुझसे मिलना कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं था और रिश्वत की बात हेयर से है। वो कहते हैं कि जो भी ये डॉट्स कनेक्ट कर रहा है वो बेवकूफी होगा। उड़ीसा में उस वक्त पावर में बीजू जनता दल थी और इन्होंने इन एलिगेशंस को बेसलेस और इनकरेक्ट कहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और चीफ मिनिस्टर और पावर मिनिस्टर दोनों भूपेश बघेल थे। उनका इस पर कहना है कि ये कांग्रेस सरकार के समय की बात नहीं है। अब इत्तेफाक की बात देखो, दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कुछ ही दिन पहले ये बयान दिया। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे इन्हें भी प्रेशराइज किया गया था कि अडानी से बिजली खरीदे। आज इस सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, खुलासा करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था मेरे पर प्रेशर डाला गया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दो। अगर आज मैंने दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दिया होता, मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप बिजली खपत करने लायक नहीं बचते। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और वहां के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी ने कहा कि 2021 में सत्ता में आने के बाद हमारी सरकार का अडानी ग्रुप से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इन सभी स्टेट्स का कहना है कि हमने अडानी के साथ सीधा कोई एग्रीमेंट नहीं किया, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से एग्रीमेंट्स किए हैं। अब इस बात में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इस पूरी चार्जशीट में आपने देखा ये जो इंटरमीडिएरी का काम था यहाँ पर इस पीएसयू का था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पीएसयू का क्या कहना है। ये कहते हैं कि पूरे मामले में हमारे ऊपर रिश्वत लेने का कोई आरोप नहीं लगा है, आरोप राज्य सरकारों पर लगा है और वो इस मामले में एक्शन ले। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में कहा है कि अडानी को इस मामले में अरेस्ट किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि अडानी के पीछे भारत के प्रधानमंत्री का हाथ है। रिस्पॉन्स में बीजेपी ने कहा कि ये जो एक्यूजेशन लग रहा है यहाँ पर, ये ऑपोजिशन स्टेट्स की ओर भी लग रहा है। रिश्वत लेने का आरोप तो ऑपोजिशन की सरकारों पर भी लगा है, तो उन पर ब्लेम
ब्लेम जाना चाहिए। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि एक दूसरे पर उंगली उठाने की जगह सरकार यहां पर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों नहीं बिठा देती इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसमें सरकार के भी कुछ लोग रख लो, ऑपोजिशन के भी कुछ लोग रख लो, लेकिन जनता को इसकी सफाई मिलनी बहुत जरूरी है कि यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या था। क्योंकि समझने वाली बात यह है दोस्तों, अगर सही में अडानी ने रिश्वत देकर यहां पर महंगे दाम में बिजली बेची है तो इसका नुकसान हर एक आम आदमी को हुआ होगा। इन स्टेट्स में रहने वाले आप सभी लोगों ने ज्यादा दाम पे किया होगा बिजली का। इसका मतलब है कि अगर यहां पर हजारों करोड़ रुपए का करप्शन हुआ है तो यह पैसा आपकी जेब से लूटा गया है। एक ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कौन सी स्टेट्स में रहने वाले लोग बिजली के लिए सबसे ज्यादा प्राइस पे करते हैं। हालांकि आर्टिकल 2020 का है, इस पूरे मामले से पहले का आर्टिकल है, लेकिन फिर भी देखना इंटरेस्टिंग है। महाराष्ट्र यहां नंबर 1 पर आता है। सबसे महंगी बिजली महाराष्ट्र के लोग पे करते हैं, 9.76 रुपीस पर यूनिट का टैरिफ। मध्य प्रदेश नंबर 2 पर, मुंबई की अडानी इलेक्ट्रिसिटी यहां नंबर 3 पर है पूरे देश में। मध्य प्रदेश के रूरल कंज्यूमर्स नंबर 4 पर, फिर वेस्ट बंगाल आता है, कोलकाता, मुंबई, फिर बिहार, त्रिपुरा। और ये तो 4 साल पहले की बात है। आज के दिन आप क्या रेट्स पे कर रहे हो बिजली के लिए अपनी स्टेट्स में, जरा नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ, ताकि हर कोई एक फेयर कंपैरिजन कर सके और हम सबको पता चल सके कि किस स्टेट के लोग सबसे ज्यादा लुट रहे हैं बिजली का बिल पे करते हुए। एक सवाल अब इस यूएस वाले केस को लेकर यहां पर यह उठता है कि करप्शन इंडिया में हुआ, रिश्वत इंडिया में दी गई, अडानी एक इंडियन है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स इंडिया की है, तो यहां यूएस सरकार और इनकी इन्वेस्टिगेशन बीच में कहां से आ गई। इसके पीछे सीधा कारण है दोस्तों, अडानी ने अपने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग फॉरेन इन्वेस्टर से ली। जब फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा लिया जाता है तो उनके रूल्स के हिसाब से खेलना पड़ता है। अडानी के पास जो इन्वेस्टर्स आए और जो उनके पार्टनर्स थे वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में डील कर रहे थे और इसकी वजह से वो यूएस लीगल ज्यूरिसडिक्शन में आ गए। लेकिन सच बात तो यहां पर यही है दोस्तों कि इतने बड़े घोटाले का आरोप है। अगर किसी को यहां पर इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले करनी चाहिए थी तो वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस उनकी तरफ से कोई रिएक्शन तक नहीं आया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस से यह सवाल जरूर पूछा कि क्या अडानी ग्रीन यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की ब्राइबरी एलिगेशंस में इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करने में फेल रहा है। लेकिन इसके अलावा ब्राइबरी एलिगेशंस में अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है इंडिया की तरफ से। जाहिर सी बात है यहां सवाल उठेगा कि अगर सरकार कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती इसमें, तो क्या सरकार की भी मिली भगत है इस एलिजिड करप्शन स्कैम में? इसी का ही अंदेशा पिछली बार हुआ था। पिछली बार जब हिंडनबर्ग ने अडानी पर कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड करने का आरोप लगाया था, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई सारी PILs फाइल करी गई। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक 6 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी सेटअप करी थी, जिसका काम था यह बताना कि सेबी की तरफ से अडानी मामले में कोई रेगुलेटरी फेलियर हुआ है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को 2 महीने का समय दिया। 2 महीने के बाद इन्हें सील्ड कवर के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा कि इस बात की जांच की जाए कि क्या शेयर होल्डिंग या स्टॉक प्राइसेस को लेकर कोई मैनिपुलेशन की थी यहां पर अडानी ग्रुप ने या नहीं। सेबी को भी इसके लिए 2 महीने का समय दिया गया था। 19 मई को एक्सपर्ट कमेटी सेबी के ऊपर अपनी रिपोर्ट देती है। कहती है कि सेबी की फंक्शनिंग ठीक है, लेकिन अपने बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी सेबी ओवरसीज एंटिटीज के मामले में कुछ नहीं ढूंढ पाती, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का अल्टीमेट ओनर कौन है ये उसको पता ही नहीं चल पाता। हिंडनबर्ग ने जो अडानी के ऊपर आरोप लगाए थे वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और शेल कंपनीज को लेकर ही थे। जब सेबी के अपने 2 महीने खत्म होते हैं तो वो कहते हैं कि हमें और समय चाहिए। 2 महीने काफी नहीं है जांच करने के लिए। SEBI seeks another 15 more days from the Supreme Court to submit its report on the Adani Hindenburg matter. The market regulator says the probe is complete. महीने बीतते जाते हैं, ये मामला चलता रहता है। बार-बार सेबी को एक्सटेंशन मिलती रहती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। Supreme Court has directed SEBI to conclude the pending probes within 3 months in line. फाइनली जाकर 25 नवंबर 2024 को, यानी कि 1 साल 9 महीने बाद खबर छपती है कि सेबी ने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशंस पूरी कर ली हैं और वो अपनी फाइनल रिपोर्ट को जल्द ही पब्लिश करेगी। हिंदू बिजनेस लाइन की इस रिपोर्ट में देखिए क्या लिखा है। अडानी ग्रुप की कंपनीज के मिनिमम शेयर होल्डिंग के मामले में इन्वेस्टिगेशन में 6 अडानी लिस्टेड कंपनीज में से 4 में सेबी ने अडानी को पब्लिक शेयर होल्डिंग को वॉयलेट करने के मामले में दोषी पाया है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया। 10 अगस्त 2024 हिंडनबर्ग की तरफ से एक और बड़ा धमाका आता है। वो ट्वीट करते हैं समथिंग बिग सून इंडिया, कुछ बड़ा आने वाला है इंडिया के लिए। और इस ट्वीट के कुछ ही घंटे बाद वो अडानी रो में सेबी चीफ माधवी बूच के खिलाफ रिपोर्ट जारी करते हैं। माधवी पूरी बुच आज के दिन सेबी की चेयरपर्सन है। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया जाता है कि सेबी ने अडानी पर कोई एक्शन अभी तक इसलिए नहीं लिया है क्योंकि सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच ने अपना खुद का पैसा ऑफशोर फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और ये वही ऑफशोर फंड्स हैं जिनका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने
अडानी ग्रुप के शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए किया था। यानी कि दाल में कुछ काला नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी दाल ही काली है। 2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बताया गया था कि अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स विदेश में ऑफशोर कंपनीज बनाकर 75% से ज्यादा शेयर ओन कर रहे थे, जो इंडियन लॉज के हिसाब से इलीगल है। हिंडनबर्ग के अनुसार इन सभी ऑफशोर कंपनीज को गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी चला रहे थे। इन ऑफशोर कंपनीज में से एक कंपनी थी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड यानी GDOF, जो टैक्स हेवन बर्मुडा के देश में बनी थी। इसमें विनोद अडानी से संबंधित एक कंपनी ने पैसा लगाया, जिसके बाद GDOF ने IPE प्लस फंड 1 में पैसा लगा दिया। और ये IPE प्लस फंड 1 मॉरिशस में रजिस्टर्ड कंपनी है, जो एक और टैक्स हेवन का देश है। और ये वाला पैसा IPE प्लस फंड 1 का इंडिया के शेयर मार्केट में लगाया जाता है। IPE प्लस फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अनिल आहूजा थे, जो 9 साल तक अडानी एंटरप्राइज के डायरेक्टर रहे थे और उससे पहले अडानी पावर में भी डायरेक्टर थे। यही IPE प्लस फंड वो कंपनी है जिसमें माधवी बुच और उनके हस्बैंड धावल बुच ने पैसा लगाया था। उन्होंने 5 जून 2015 को फंड के साथ अकाउंट खोला। इसके बाद जब अप्रैल 2017 में माधवी बुच को सेबी का फुल टाइम मेंबर बनाया गया, तो उससे मात्र 1.5 महीने पहले उनके पति ने इस फंड के एडमिनिस्टर को एक लेटर लिखा। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि अब से वो अकेले ही इन अकाउंट्स को मैनेज करेंगे और उन्हें इसका ऑपरेटर माना जाए। GDOF की तरफ से माधवी बुच के ईमेल पर भेजा गया ये अकाउंट स्टेटमेंट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी हिंडनबर्ग ने शेयर किया था। इसमें 2018 में फंड में उनकी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू करीबन थी $8,72,000। इनके हस्बैंड ने GDOF से कह दिया था कि अब से वही अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, लेकिन इसके बावजूद 25 फरवरी 2018 को माधवी बुच ने अपने पर्सनल ईमेल से मेल करके कहा कि इनके हस्बैंड इस फंड में जो भी पैसा लगाया है वो अब उसे निकालना चाहते हैं। हिंडनबर्ग ने सवाल उठाया कि इंडिया में हजारों म्यूचुअल फंड्स थे, माधवी बुच अपना पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी क्या इत्तेफाक की बात है कि अडानी से लिंक्ड एक ऑफशोर अकाउंट में उन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया। एक ऐसा ऑफशोर फंड जो ना तो बहुत बड़ा था बल्कि जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी था। इससे कई सारे स्कैंडल्स लिंक्ड थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में जांच के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट में लिखा गया कि सेबी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अडानी से जुड़ी ये जो ऑफशोर एंटिटीज हैं, इनमें किसका पैसा लगा है, लेकिन ये पता लगाने में वो सफल नहीं हो पाई है। हिंडनबर्ग ने सबूत के साथ दिखाया कि खुद सेबी चीफ का पैसा इन ऑफशोर एंटिटीज में लगा है, और अगर उन्हें देखना है कि किसका पैसा लगा है तो वो शीशे में जाकर अपनी शक्ल देखें। हिंडनबर्ग ने कहा कि यही कारण है कि सेबी ने अडानी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, क्योंकि अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होती तो कटघरे में सेबी की चेयरपर्सन खुद मौजूद होती। अब आप सोचोगे कि माधवी बुच ने क्या रिस्पांस दिया इन सारे आरोपों को लेकर। उन्होंने इन इन्वेस्टमेंट्स को डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था ये 2015 में किया था, तब मेरा सेबी से कोई लेना देना नहीं था और मैंने इस फंड में इसलिए पैसा इन्वेस्ट किया था क्योंकि जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अनिल आहूजा है वो धावल बुच के बचपन से दोस्त रहे हैं। सेबी ने यह भी बयान दिया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से निपटने के लिए उनके पास पर्याप्त इंटरनल मैकेनिज्म्स हैं और माधवी बुच ने समय समय पर अपनी सिक्योरिटी होल्डिंग्स डिस्क्लोज की है और कुछ मामलों से खुद को अलग भी किया है। लेकिन एक सीधा सवाल यह उठता है कि एक तरफ सेबी कहती है कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि किन लोगों ने अडानी की ऑफशोर एंटिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया है, और दूसरी तरफ यहां पर माधवी बुच क्लियरली कह रही है कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था। तो क्या सेबी को पता था माधवी बुच के इस पैसे की इन्वेस्टमेंट के बारे में? इस पूरे मामले को सुनकर मेरे मन में तो डेफिनेटली डाउट उठता है कि कहीं कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। मुझे हैरानी तो उन लोगों पर होती है जो अंधाधुंध आकर अडानी को डिफेंड करने लग जाते हैं, फालतू के बहाने देते हैं कि देखो अडानी ने इतनी जॉब्स दी हैं, अडानी तो इंडियन बिजनेसमैन है इसलिए हमें उन्हें डिफेंड करना चाहिए, जो भी अडानी के खिलाफ बोलेगा वो एंटी नेशनल हो जाएगा। ये क्या बकवास आर्ग्यूमेंट्स हैं। सोचकर देखो, आपके घर चोरी होती है, आपको शक होता है अपने पड़ोसी पर और इसके लिए आप सबूत इकट्ठे करने लग जाते हो। थोड़ी मेहनत करने के बाद आप कुछ सबूत इकट्ठे कर पाते हो और सीधा पुलिस के पास जाते हो और कहते हो कि मुझे शक है मेरे पड़ोसी ने चोरी करी है, और आप सारे सबूत पुलिस को देते हो और कहते हो कि प्लीज इन्वेस्टिगेशन करो इस चीज में। अब इमेजिन करो पुलिस आपसे जवाब में कहे ना, हम तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, ये जो पड़ोसी है तुम्हारा ये तो एक इंडियन है, इसलिए इस पर सवाल मत करो, ये चोर नहीं हो सकता। आप जवाब में कहते हो लेकिन ये सारे सबूत तो मुझे दिख रहे हैं, प्लीज थोड़ी जांच तो कर लो कम से कम, लेकिन पुलिस कहती है ना, इस पर तो इन्वेस्टिगेशन करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सवाल तुम पर उठता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इसे आरोपी समझा, तुम्हारा जॉर्ज सोरोस के साथ लिंक है, तुम एक देशद्रोही हो।
मतलब किस लेवल का बेवकूफ होना पड़ेगा ये लॉजिक देने के लिए। इतने सारे सबूतों के बाद भी अगर कोई कहे ना भाई अडानी पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी समझदार इंसान यहां पर यही कहेगा यहां पर हजारों करोड़ रुपए के करप्शन की बात हो रही है, नुकसान देश को हो रहा है, देश की आम जनता को हो रहा है। कायदे से अमेरिका में जो भी हो, इंडियन गवर्नमेंट को अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और यहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठानी चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कहीं पर ऑपोजिशन स्टेट्स इन्वॉल्व हैं तो कहीं पर सेबी की चीफ इन्वॉल्व है। किसी भी एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा करना मुश्किल है कि यहां पर फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। अमेरिका में जो केस है उसका फैसला आने में अभी कई महीने तक का समय लग सकता है। अमेरिका के इस केस पर भी अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। यूएस अटॉर्नी ब्रियन पीस अडानी को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही नए प्रेसिडेंट बनेंगे जनवरी में, उन्हें चेंज कर दिया जाएगा और फिर ट्रंप का नॉमिनी उनकी जगह लेगा। शायद ये बात अडानी खुद भी जानते हैं। इत्तेफाक की बात देखिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शंस जीते थे, गौतम अडानी ने ट्रंप को बधाई दी थी और ट्रंप की तारीफ की थी। इसके अलावा अडानी ने यूएस में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने का और 10,000 जॉब्स क्रिएट करने का कमिटमेंट भी दिया था। ब्लूमबर्ग में देखिए क्या लिखा है, ट्रंप के फैमिली मेंबर्स अहमदाबाद में अडानी के घर भी गए हैं। अमेरिका में आगे कुछ हो ना हो, लेकिन बाकी देशों ने एक्शन लेना जरूर शुरू कर दिया है। अडानी की इंडाइटमेंट के बाद कीनिया देश में पावर लाइंस बनाने का और कीनिया का मेन एयरपोर्ट चलाने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कीनियन सरकार ने कैंसिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह डिसीजन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और पार्टनर नेशंस की इंफॉर्मेशन पर बेस्ड था। श्रीलंका में भी जो नई सरकार आई है उसने कहा है कि अडानी के साथ जिस रेट पर बिजली खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं उसमें भी प्रॉब्लम है, उनमें समस्या है और उनको रिव्यू किया जाएगा। वहीं बांग्लादेश ने भी एक रेप्यूटेड लीगल और इन्वेस्टिगेटिव फर्म को हायर करने का डिसीजन लिया जो अडानी के पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करने में उसकी मदद करे। नॉर्वे देश का जो वेल्थ फंड है उन्होंने अडानी पोर्ट्स की कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसके पीछे कारण दिया था अनएक्सेप्टेबल रिस्क्स दैट द कंपनी इज टाइड टू ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। तो जाहिर सी बात है यहां पर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन कराई जानी बहुत बहुत जरूरी चीज है। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मास्टर चैट जीपीटी कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। कूपन कोड है US45 और अब आप यहां क्लिक करके अडानी के पुराने एलिजेड घोटाले समझ सकते हैं। कई सारी ऐसी चीजें इस वीडियो में बताई गई हैं जिन्हें जानकर आप शॉक रह जाएंगे। यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अडानी ने कैसे स्कैम किया है इसको ध्रुव राठी ने डिटेल में समझाया है। एक बार वीडियो जरूर देखें। आप सोच नहीं सकते कि घोटाला कैसे हुआ। इतनी स्मूथली तरीके से घोटाला किया गया है कि आप उस चीज़ को सोच भी नहीं सकते। वो हजारों करोड़ का घोटाला हो गया।